संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन भी मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। दिल्ली वाले बिल पर विपक्ष तैयार नहीं हुआ। दिल्ली सर्विसेज बिल पे ऑपोजिशन कह रहा है दे विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड डिस्कशन। इट इज मोस्ट वेलकम स्टेप एंड भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया है। मुझे बहुत संतोष है। ये बिल दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं। एक तो हुआ आप बुलडोजर बाबा देखे, मैंने कहीं बुलडोजर मामा देखे, अभी तो यहाँ बुलडोजर सरकार देख रहे हैं। They are not letting the parliament run at all. It's very disgusting. सियासी तलखी चौतरफा है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले दिल्ली वाले अध्यादेश पर पक्ष विपक्ष का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें वाईएसआर और बीजेडी अब एनडीए का साथ दे रहे हैं, लेकिन संसद ठप है। और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के इंडिया वाले गठजोड़ पर एक गंभीर बयान दे दिया। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। समुद्र में अब देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। तो सवाल है कि क्या इस मजबूरी वाले साथ के दम पर विपक्ष मोदी को 2024 में मात दे पाएगा? मणिपुर के मामले को लेकर राष्ट्रपति से बुधवार को विपक्षी पार्टियों के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। मणिपुर मुद्दे को उठाने के लिए 31 विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान राज्य में जारी संकट में हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 31 सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति जी को बताए और हमने एक मेमोरेंडम में उनको पेश किया और किस ढंग से अब तक वहां पर घटनाएं घट रही है, खासकर महिलाओं के ऊपर अत्याचार, स्त्रियों का जो नंगा परेड किया गया, 5000 घर जलाए गए और हमारे 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 500 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। तो और 60,000 लोग को रिहेबिलिटेशन दूसरी जगह किया गया है, जिनको खाना नहीं, पानी नहीं, समय पर उनके बच्चों को जो औषध मिलना चाहिए वो भी नहीं, बीमार लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए हम राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की मुहिम को झटका लगा है। आंध्र प्रदेश के तेलुगुदेशम पार्टी ने घोषणा की है कि वो संसद के दोनों सदनों में इस बिल का समर्थन करेगी। टीडीपी के लोकसभा में 3 और राज्यसभा में 1 सांसद हैं। टीडीपी के समर्थन से सरकार की संख्या बढ़ेगी। गौरतलब है कि
एनसीटी दिल्ली यानी संशोधन विधेयक 2023 को संसद में पारित करवाने लायक संख्या सरकार के पास पहले से ही मौजूद थी। टीडीपी के समर्थन के साथ ही आंध्र प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां यानी सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और विपक्षी टीडीपी अब सरकार का समर्थन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा हो जाता। बहुत उन्होंने कहा कि क्या करें, हौसला नहीं होता है। दरअसल बीजेडी और वाईएसआरपी ने 1 अगस्त को दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है। देखिए, जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और देश के 2 महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें, हौसला नहीं होता। जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून, ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियां छीनी जाएंगी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, इसमें सफलता की संभावना है, इसलिए दूषित पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। पुरेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था, मेरे मामले को अपवाद की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते संसद सदस्यता गई है। पुरेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं, उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है। माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जोरदार बहस हुई। केंद्र के फैसले के खिलाफ दलीलें भी दी गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया से पूरा ढांचा बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों से जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। इस दौरान संविधान सभा का भी जिक्र आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच ये समझ थी कि हमारी एक संविधान सभा होगी जो भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगी। ये तय करेगी कि 370 को निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं। ये निर्णय संविधान सभा का था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा और पूछा कि 7 साल के खत्म होने के साथ संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई तो फिर आगे प्रावधान क्या होगा। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का हनन किया। इस मामले पर अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा का सवाल उठा। जो दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वो संविधान से मिला था।
केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाले अधिनियम और अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित मोटो जीपी भारत नोएडा में एक मेगा इवेंट की तैयारी के लिए प्रमुख शहरों में बाइक रैलियों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसी तरह रविवार 30 जुलाई को अहमदाबाद में दूसरी बाइक रैली आयोजित की गई। वायोकॉम 18 और नेटवर्क 18 इन योजनाओं के मीडिया पार्टनर हैं। विशेष रूप से मोटो जीपी प्रीमियर क्लास मोटरसाइकिल रेसिंग इवेंट है, जो अग्रणी निर्माताओं द्वारा बनाई गई विश्व स्तरीय प्रोटोटाइप बाइक पर सबसे कुशल सवारों की मेजबानी करता है। सीजन 2023 अब तक की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 13 देशों में 21 दौड़ों की मेजबानी करेगी, जिसमें भारत में ऐतिहासिक 14वां दौर भी शामिल है। भारत में मोटो जीपी प्रशंसक पूरे सीजन को जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकेंगे। भारत में इवेंट ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 22 से 24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 5 किलोमीटर लंबे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के पास भारत में मोटो जीपी के अधिकार हैं और वो भारत दौड़ का आयोजन कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए एक रणनीति कार्यक्रम है। सो मोटो जीपी भारत के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड है और ये सारे लोग खास तौर पे आज मोटो जीपी भारत को लेकर के यहाँ पे अहमदाबाद है। क्या कहेंगे, आज कितना एक्साइटमेंट है आपको? So actually this is very first time for me to have in this very big event. 3-4 बार स्पीति गया। अभी रिसेंटली मैंने उमलिंगला जाके आया, सोलो जाके आया। जो सारी लाइव कवरेज है वो आप जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन शनिक मेहता के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट पीटकर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की बात कही। रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त को हो रहे विश्व आदिवासी दिवस समारोह का बीजेपी ने विरोध किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से हुआ था, पर आदिवासी दिवस समारोह के नाम पर संग्रहालय के बेशकीमती सामान को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। दरभंगा में दलित के शव के साथ क्या 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर सीट से लड़ने वाले हैं?
सवाल इसलिए क्योंकि इसके संकेत खुद जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दिए हैं। सूत्रों की माने तो जेडीयू की ओर से नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने के लिए सर्वे भी कराया है। वैसे नीतीश कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो विपक्षी गठबंधन के नेता ही तय करेंगे, पर फूलपुर सीट की चर्चाओं पर सियासत बेहद तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आने वाला लोकसभा चुनाव बिहार से बाहर पड़ोसी प्रदेश यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? न्यूज 18 के कैमरे पर सवालों का जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है वो भी जेडीयू के बड़े नेता और बिहार की मौजूदा सरकार के मंत्री श्रवण कुमार की ओर से, तो इसका अनुमान लगाना कठिन भी नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में वहाँ पर चर्चा लोगों में हो रही है और डिमांड भी लोगों का होता रहता है। अभी मैं गया था जौनपुर में भी जो कार्यकर्ता जिला स्तर सम्मेलन था, वहाँ पर लोगों ने डिमांड किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा में लड़ना चाहिए। लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फूलपुर में लड़ें, फतेहपुर में लड़ें, प्रतापगढ़ में लड़ें, अंबेडकर नगर में लड़े, भाई जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़े। फूलपुर सीट को लेकर चर्चाओं पर बिहार की सियासत भी गर्म है। कांग्रेस और आरजेडी ने भी नीतीश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। कोई आदमी गुजरात से आकर के बनारस लड़ सकता है तो पड़ोसी ना प्रदेश है, एक ही तरह के बूदबाज के लोग हैं, एक ही तरह के जातीय समीकरण के लोग हैं यहाँ, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के लोगों की आकांक्षा है तो इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जबकि बीजेपी ऐसी चर्चाओं पर तंज कस रही है। पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कोई कटाक्ष कर रहा है तो कोई नीतीश के डरने तक की बात कह रहा है। कुछ इशारा कर रहे हैं श्रवण कुमार भी। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं क्या? भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दी। जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या हो ही चुकी है, तो अब अंतिम में राजनीतिक अस्थि पे फूल चढ़ाने के लिए इनको फूलपुर भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिर नीतीश को यूपी के फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी क्यों हो रही है, तो इसे समझ लीजिए। दरअसल नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ाने की चर्चा है। जेडीयू ने सर्वे कराया है। पार्टी को पूर्वांचल में इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वनाथ प्रताप सिंह फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दूरी फूलपुर से महज 100 किलोमीटर है। शायद इसीलिए विपक्षी दलों को लगता है कि यदि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकें तो इसका फायदा दूसरे प्रदेशों की सीटों पर भी पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह और अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कास्ट सर्वे का काम रफ्तार पकड़ लिया है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का फरमान भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल शुरू की गई थी उसकी जगह अब शिक्षकों को फिर से कास्ट सर्वे के काम में लगाया जा रहा है। अब गुरुजी जाति गिनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? पटना हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार में जातीय गणना का काम फिर से शुरू हो गया है। युद्ध स्तर पर जातीय सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। ये तस्वीर राजधानी पटना की है। दानापुर के फुलवारी शरीफ इलाके में डीएम, एडीएम और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जातीय गणना के काम में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली ये तस्वीर है, जिसमें शिक्षिका प्रिया और साक्षी से जातीय गणना का काम करवाया जा रहा है। कल तक जिन शिक्षकों को किसी भी हाल में स्कूल में रहने के लिए आदेश पर आदेश जारी किया जा रहा था, शिक्षा विभाग के पूरे महकमे को शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी के लिए लगाया गया था। आज उन्हीं शिक्षकों से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बदले गली मोहल्लों में जाति गिनवाया जा रहा है। परेशानी तो आती है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मतलब हम लोग एक एक करके सारे घर को अच्छे से मतलब उनको देख के और अपना पूरा कार्य सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जारी किया गया,
जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि जातीय गणना फिर से प्रारंभ हो रही है। इसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि स्कूल खाली न हो, प्रतिनियुक्ति में इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है। लेकिन अपर मुख्य सचिव के यू टर्न के बाद शिक्षक संगठनों के नेताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि अगर टीचर जाति गिनेंगे तो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाएगा कौन। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक आदेश निर्गत किया है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जाति आधारित गणना का कार्य करेंगे। इससे सरकारी विद्यालयों के 90% शिक्षक जाति आधारित गणना कार्य में चले जाएंगे तो सरकारी विद्यालयों को पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाएगा कौन। इतना ही नहीं, शिक्षक नेता के पाठक को हंसी का पात्र बता रहे हैं। अपर मुख्य सचिव का भविष्य में कोई भी आदेश नहीं मानने की धमकी दे रहे हैं। आपकी चुप्पी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आप हंसी के पात्र बन जाएंगे के पाठक जी बिहार में, अन्यथा आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। पूरा बिहार का 4 लाख शिक्षक जानना चाह रहा है कि शिक्षा विभाग चुप्पी क्यों साध लिया। कल 1 अगस्त को के पाठक जी सभी डीओ डीएम के साथ वीसी क्यों नहीं किए कि शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे, कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में आपका कोई आदेश नहीं माना जाएगा। कहा जा रहा है कि जातीय गणना के कारण शिक्षा में सुधार मिशन पर ब्रेक लगा है। ट्रेनिंग से लेकर निगरानी को रोक दिया गया है। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि जातीय गणना पूरे होने के बाद हालात सामान्य होंगे या शिक्षकों पर एक बार फिर से सख्ती बरती जाएगी। पटना से संवाददाता रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहां से सीएम के हुंकार के राजनीतिक माने भी हैं। कांग्रेस इस विधानसभा सीट के साथ ही प्रदेश में फिर से जीत का दावा कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनावी हुंकार भरी है। बीजेपी का अभेद्य किला कहे जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र से सीएम ने प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। सीएम ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बीजेपी पर जमकर बरसे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी आपने देखा, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा, जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबका राशन कार्ड काट देते थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। इस सीट से लगातार 7 बार बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से ये सीट काफी अहम है और शायद इस सीट का महत्व समझते हुए सीएम ने यहां से चुनावी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं ने इस सीट पर जीत के साथ ही प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। मेरी माता बहनों, बारिश में भी आप लोग टस से मस नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि आने वाला समय में हम लोग यह विधानसभा भी जीतेंगे और आने वाला समय में हम छत्तीसगढ़ फिर दोबारा हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की प्रगति यात्रा का आगाज रायपुर दक्षिण विधानसभा से किया जाना है। बीजेपी को सीधी चुनौती है। प्रगति यात्रा में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सामने भरोसे का संकट है। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.25 सालों में हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग इस सरकार पर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इस सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में भरोसे का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है।
रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रगति यात्रा ने सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए गए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। नकवी ने कहा कि ज्ञानवापी के लिए सीएम योगी ने जो कुछ बोला है, मैं पूरी तरह से इस मामले में उनके साथ हूं, लेकिन इस ऐतिहासिक गलती के लिए भारत में रहने वाले मुसलमान जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये कृत्य विदेशी आक्रांताओं ने किया था और अब इस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का समय है। सबको समझने की जरूरत है। हम तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को करेक्ट करने का समय है और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उन विदेशी आक्रमणकारियों की है जिन्होंने कि तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ध्वस्त किया, लूटा। और इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और समाज के सभी वर्गों को और ख़ासतौर से भारतीय मुसलमानों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।